2024 में एनडीए को हराने और मोदी सरकार को गिराने के लिए एकला चलो की राजनीति से हटकर विपक्षी दल एक साथ इकट्ठा हुए हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक का आगाज हुआ। 28 पार्टियों के कई दिग्गज नेता मुंबई की धरती से बदलाव का दावा लेकर उतरे, लेकिन विपक्षी एकता की इस पूरी कवायद के बावजूद कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर सत्ता पक्ष तो हमलावर है ही, खुद विपक्षी गठबंधन भी पसोपेश में है। सवाल गठबंधन के कप्तान और सीट बंटवारे के प्रावधान पर है। सवाल यह भी कि मुंबई मंथन से क्या इन सवालों के जवाब मिलेंगे या ये मीटिंग भी सिर्फ ताकत की नुमाइश तक बनकर सिमट कर रह जाएगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार। 2024 में मोदी सरकार को कड़ी चुनौती देने के साथ साथ बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की चाहत को मुहिम का रूप देने के लिए मुंबई में तीसरी बार विपक्षी गठबंधन इंडिया अपनी ताकत दिखाने के लिए जुटी। मुंबई की जमीन पर पार्टी कार्यकर्ताओं और तीसरी मीटिंग को होस्ट कर रही महाविकास अघाड़ी ने तमाम विपक्षी लीडर्स का स्वागत किया। एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन का कुनबा लगातार बड़ा हो रहा है। मोदी सरकार को हराने का टारगेट लेकर कुल 28 दलों के 63 लीडर्स मुंबई में तीसरी मीटिंग करने जुटे हैं। मुंबई की तीसरी बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला लिए जाने की बातें भी सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक मीटिंग में जिन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है उनमें इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी में कितने सदस्य होंगे, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, गठबंधन के हेड ऑफिस की लोकेशन, विपक्षी गठबंधन के प्रवक्ता कौन होंगे, रैलियों और जनसंवाद को लेकर गठबंधन का रुख क्या होगा, इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, जैसे मुद्दे खास तौर पर फोकस किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद फैसला कब तक सामने आएगा, इस पर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। विपक्षी गठबंधन बनने के बाद से बीजेपी इस महाजुटान पर चौतरफा हमला कर रही है। गठबंधन की तरफ से एक चेहरे और नाम का ऐलान नहीं किया गया। साथ ही चुनाव के लिए सीट बंटवारा भी एक अहम मुद्दा इंडिया अलायंस के सामने है। गठबंधन भी इन दोनों चुनौतियों को अच्छी तरह समझता है और यही वजह है कि मुंबई में जुट रहे तमाम नेता सिर्फ सत्ता बदलने और मोदी सरकार को पटखनी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन चेहरे और नाम पर सब चुप है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। देश के संविधान पे जो खतरा है, जो लोकतंत्र पर खतरा है, उन शक्तियों से लड़ने के लिए हम लोग जो है एक हुए हैं और कैसे मिलकर के जो आने वाला जो चुनाव है, क्योंकि जनता की मांग पर और जनता ये चाहती थी देश की
कि हम लोग जो है ये गठबंधन बनाने का काम करें। तो हम लोग सब मिलकर के जो है चुनाव लड़ने की जो तैयारी होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसी जैसी हमारी इंडिया की एक्शन और कार्रवाई और बैठकें बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे देश में महंगाई कम हो जाएगी दर की वजह से। भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे अलायंस में घबराहट हो गई। हाँ, 2024 में हम इंडिया जीतने जा रही है। अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एजेंडा साफ है कि आगे कैसे चले। आज देश को, संविधान को बचाना है। संवैधानिक जो गारंटी दिए हैं हर नागरिक को, ना जात, ना पात, ना लिंग, सबको बराबर का जो अधिकार जो दिया गया है उसको लागू करवाना है। तो भाजपा को सरकार से दूर रखना। इंडिया अलायंस का पीएम फेस कौन होगा, इस पर भले ही सस्पेंस हो, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि दिल्ली की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठने की ख्वाहिश हर दिल और हर बड़ा लीडर देख रहा है। गठबंधन के कई नेता वक्त आने पर चेहरा सामने लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए कई अरमान सामने आने लगे। गठबंधन की गठरी बनाने वाले नीतीश कुमार का नाम शुरू से ही संयोजक पद की रेस में सबसे आगे, और विपक्षी बैठक के मौके पर मुंबई की सड़कों पर देश मांगे नीतीश के पोस्टर्स अलग कहानी बुन रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार कई बार खुद को संयोजक पद की रेस से अलग बता चुके हैं। मुंबई में तीसरी महाबैठक के मौके पर भी कई पार्टियां वक्त और हालात के हिसाब से पीएम मोदी के खिलाफ चेहरा सामने लाने की बात करते नजर आए। अब जो अपोजिशन की पार्टियां एकजुट हो गई हैं और ये इतनी बड़ी ताकत है कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगी। बेंगलोर की सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि हम प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं, हम इस मुद्दे पर लड़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक योग्य व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो तब समय आएगा जब हम जीत करके सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। जब किसी भी तानाशाही हुकूमत से, अधिनायकवादी हुकूमत से लोग लड़ते हैं तो विभिन्नताओं के बीच में एका की बात होती है। ये कोई नई बात नहीं है कि हर दल अपने नेता को शीर्ष पे देखना चाहता है, लेकिन जब आप सामूहिक बैठक करते हैं ना, तो उसकी सामूहिकता क्या अंगीकार करेगी, इसके लिए सबको इंतजार करना होगा। हम देश की आवाज आगे लेके जाना चाहते हैं, ये संविधान की तरफ हम लेके जाना चाहते हैं। अगर आप देखें तो हमारे संविधान के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। ये जो आप विषय निकाल रहे हैं, कन्वीनर हो या कोई हो, इसमें दिलचस्पी किसी को नहीं है। हम देश की आवाज सुनना चाहते हैं, देश की आवाज वहाँ पार्लियामेंट में लेके जाना। वी हैव मेनी चॉइसेस। यू हैव अ कंट्री ऑफ 120 करोड़ पीपल। द बीजेपी हैज नो चॉइस, बट वी हैव मेनी चॉइसेस फॉर द पीएम फेस। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए सीटों का बंटवारा भी एक बड़ा चैलेंज है। बेंगलुरु बैठक में तय किया गया था कि मुंबई में इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग पर न सिर्फ चर्चा करेगी, बल्कि सभी राज्यों में गठबंधन को अमली जामा भी पहनाया जाएगा। लेकिन इस बार भी सीट शेयरिंग पर किसी भी तरह का फैसला आने की उम्मीद न के बराबर है। हालांकि खबर यह है कि 28 दलों के हालातों को नापने तोलने के बाद सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। हकीकत देखें तो इंडिया अलायंस के लिए सीटों की माथापच्ची एक मुश्किल काम है, क्योंकि कई राज्यों में इंडिया के ही घटक दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। 6 राज्य तो ऐसे हैं जहां लड़ाई के केंद्र में खुद कांग्रेस पार्टी ही है, और ऐसी जगहों पर एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन के एक चेहरे को चुनना सबसे बड़ी चुनौती है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन में है। बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु पांचों राज्यों में 161 सीटें। बिहार में जेडीयू और महाराष्ट्र में शिवसेना चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल हुई। ताजा समीकरणों के मुताबिक केरल में कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन में है और इसी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों की 235 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
उड़ीसा सहित दक्षिणी राज्यों में इंडिया में शामिल दूसरी पार्टियों का कोई खास जनाधार नहीं है और दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों की सीटों पर कांग्रेस का ही दावा मजबूत नजर आ रहा है। गठबंधन का वजूद कितना मजबूत होगा, इस पर अभी कोई भी प्रक्रिया नहीं दी जा सकती है। अभी तो केवल औपचारिक मुलाकातें ही हो रही है ना, कोई ठोस परिणाम तो निकला नहीं। शरद पवार से लोग मिले, शरद पवार की पार्टी टूट गई। कांग्रेस विपक्षी पार्टी के रूप में मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि कांग्रेस का वजूद ही नहीं रहा। पहले तो कांग्रेस को अपने वजूद को फिर से पनप पाना पड़ेगा, फिर हम इस पर बात कर सकेंगे। पहले कहा गया करीब 145 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस देश भर में, जहां कांग्रेस और बीजेपी में डायरेक्ट फाइट होगी। ये तो मान के चलना पड़ेगा और सबको ये एक्सेप्टेबल भी है, मालूम भी है कि कांग्रेस एक अकेली पार्टी है जो पूरे देश भर में, हर प्रदेश में, चाहे कितनी भी बदतर हालत कांग्रेस की हो, लेकिन मौजूदगी तो है उसकी स्टेट पे ना। तो ऐसे में ये सोचना कि उससे कोई गठबंधन क्या करेगा, जाहिर है जहाँ पे जो पार्टी नहीं है वो वहाँ पे नहीं लड़ेगी। विपक्षी गठबंधन के लिए दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और केरल जैसे राज्य भी चुनौतीपूर्ण हैं, जहां कभी आपस में लड़ रही पार्टियां एकजुट हुई हैं और इस एकजुटता में कईयों की कुर्बानी तय है। विपक्षी गठबंधन की अगली अग्नि परीक्षा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंजाब में होनी है। इन दोनों ही जगहों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों ही राज्यों को मिलाकर लोकसभा के 20 सीटें आती हैं। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी सभी 7 सीटें जीतती रही। इसी के मद्देनजर 2019 में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट हुई थी, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका था। दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ही सरकार छीनी। वहां दोनों ही दलों में 36 का आंकड़ा है। 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस ने 13 सीटों में से 8 पर, जबकि आपने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली में अध्यादेश के मुद्दे पर भी दिल्ली और पंजाब कांग्रेस की स्थानीय इकाइयों ने भी आपको साथ देने पर ऐतराज जताया था। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं। 2019 के चुनावों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के एक साथ चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर सफलता मिली थी। एनडीए गठबंधन को तब 50% से ज्यादा वोट शेयर मिले थे, जबकि एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन को करीब 40% वोट मिले थे। अकेले चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 1 सीट रायबरेली पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। 2014 में राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी। दोनों दलों ने तब मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके। राज्य के 5 लोकसभा सीटों में से घाटी की 3 सीटें श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग पर पीडीपी ने जीत हासिल की, जबकि बाकी बची 2 सीटें जम्मू और उधमपुर पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 2019 में तीनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन एनसी और पीडीपी दोनों ने जम्मू और उधमपुर कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 3 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी ने 50% से अधिक वोटों के साथ जम्मू और उधमपुर को बरकरार रखा। आपको बता दें कि घाटी के 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समान वोट शेयर के लिए लड़ते रहे और ऐतिहासिक रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत रही। अब जब 2024 के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही, तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को साथ कर लिया। 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन को एसपी, आरएलडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा करना और वोट शेयर हासिल करना बड़ी चुनौती होगी। और ऐसे में अगर आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो गठबंधन पर इसका बहुत बड़ा दबाव बनना तय है। नहीं दावेदारी करते तब भी चीज मिल जाती है, कई बार दावेदारी करने पर भी कुछ नहीं मिलता। तो मायावती का वेलकम किया है एनडीए में। ये दोनों नॉन एंटिटी हो चुके हिंदुस्तान की राजनीति। मायावती को लेकर क्या रणनीति है? कोई रणनीति नहीं, जरूरत ही नहीं। एक तरफ विपक्ष का गठबंधन सज रहा है, मुद्दे तय हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव मोदी और एनडीए को घेरने की योजना बन रही,
तो बीजेपी भी 2024 के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही, वो भी खास रणनीति के तहत। बीजेपी अपनी कमजोर सीटों पर समय से पहले ही उम्मीदवार तय कर लेगी। इसमें रणनीति यह है कि इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ 2-3 महीने के अंदर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा, ताकि उम्मीदवारों को तैयारी के लिए ज्यादा समय मिल सके। बीजेपी सबसे पहले इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं की सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। दरअसल 2019 में अमेठी की जीत से उत्साहित बीजेपी को लगता है कि अगर उसके उम्मीदवारों को इंडिया गठबंधन के दिग्गजों के सामने चुनावी तैयारी का मौका मिलेगा तो दिग्गजों को हराया जा सकता है। 1 सितंबर को बीजेपी मुख्यालय में होने वाली बैठक में कमजोर सीटों को जीतने की रणनीति पर मंथन होगा। रूटीन बैठकें होती है और उसमें हम पिछली बैठक में हमने क्या तय किया, उसमें से हम कितना कर पाए, अगली बैठक में अगला लक्ष्य तय करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, यही सब होता है। और इससे काम आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने। ये डिसीजन जो है जाहिर है हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने में हमें कामयाब करेगा। और कुछ ऐसे बड़े लोग जो पहले नहीं जो बार बार जीतते हैं विपक्षी पार्टी में, उनको भी हराने का पूरा समय मिलेगा, पूरे प्रयास मिलेगा और अच्छे से इलेक्शन लड़के उन्हें भी हराएंगे। दरअसल बीजेपी बात तो कमजोर सीटों की करती है, लेकिन उसका टारगेट विपक्ष के मजबूत नेताओं को हराना और उनको अपने क्षेत्र में ही घेर कर रखना है, ताकि वो बीजेपी के खिलाफ दूसरे सीटों पर ज्यादा ध्यान न दे सके। फिलहाल जो तैयारी है उसमें बीजेपी के निशाने पर शरद पवार, सुप्रिया सुले, ललन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और उनके परिवार से जुड़े लोग समेत कई हाई प्रोफाइल नेताओं की सीट शामिल है। बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। ये बैठक करते रहें, इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक होकर चुनाव लड़ें, लेकिन इसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। विपक्षी एकता जुगाड़ का जमघट है, जिससे सियासी पनघट तक पहुंचना नामुमकिन है। ये लोग इतने डरे हुए हैं कि ये डर से अपने आप में खत्म हो जाएंगे। राजद कांग्रेस ने तो अपना पूरी तरह से मिल करके और खेला कर दिया है। ये फिल्म बनाने गए थे, अगुआ गायब, फूफा जी गायब, अब सब लोग फूफा जी फिर से मुंह फुला लिए हैं। तो अब क्या होगा इसका? ये I.N.D.I.A ये जो इंडिया है उसका विराम 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 होते हुए पूर्ण विराम हो जाएगा। सबसे बड़ी इनकी समस्या है कि मोदी जी के काम की गिनती ने इस कुनबे का गणित बिगाड़ दिया है। अब जब काम की गिनती कुनबे का गणित बिगाड़ दे तो इसी तरह से जुगाड़ के जमघट से जनादेश के पनघट पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। इस बात समझना चाहिए, जुगाड़ के जमघट से जनादेश के पनघट तक नहीं पहुंचा जा सकता। जहाँ तक आप जो जमघट कीजिए, वैसे तो इस देश में 6 नेशनल पार्टीज़ हैं, 54 से ज़्यादा स्टेट पार्टीज़ हैं, 2500 से ज़्यादा जो है वो रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं। आप जमघट करते रहिए। मोदी सरकार को लेकर जाति आधारित जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, और ये तमाम मुद्दे विपक्ष को एकजुट करने में फायदेमंद भी साबित हो रहे हैं। लेकिन विपक्षी गठबंधन बनने के बाद इंडिया गठबंधन का कुनबा बिखरने के बजाय मजबूत ही होता जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और बीजेपी ने उन 160 कमजोर सीटों पर अभी से फोकस करना शुरू कर दिया है जहां वो बेहद कमजोर है। बीजेपी को भरोसा है कि इंडिया गठबंधन के सीटों की माथापच्ची खत्म होने से पहले पार्टी विपक्षी गठबंधन की गठरी को तार तार कर देगी और 2024 में सत्ता बदलने का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। मुंबई से रमन कुमार, अंकुश जायसवाल, राहुल पांडे और इंद्रजीत सिंह के साथ प्रशांत देव, दिल्ली न्यूज़ 24।